तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12th विषय अनिवार्य हिंदी। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत चैप्टर 1 व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना। इस चैप्टर 1 के अंतर्गत पार्ट 2 व्याकरण, पार्ट 1 भाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट है व्याकरण। तो इस व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना से संबंधित बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न आता है। तो इस पार्ट 2 में व्याकरण के बारे में जानने से पहले अपन थोड़ा सा भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा के विभिन्न अंगों वर्ण, शब्द, पद आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे से इनका निर्माण होता है। जैसे कि वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से पद, अर्थात व्यवहारिक रूप या विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। तो ये आपस में नियमबद्ध और निश्चित होते हैं। इसमें वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति, शब्द भंडार, उत्पत्ति, संधि, पदों का निर्माण, वाक्य निर्माण, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने एवं उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। तो भाषा को शुद्ध रूप में बने रखने के लिए एवं उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बने हुए होते हैं या कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं नियमों को योजनाबद्ध रूप से लिखा जाना ही व्याकरण कहलाता है। तो भाषा से संबंधित जो नियम होते हैं उस नियमों को योजनाबद्ध तरीके से लिखा जाना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना अर्थात छानबीन करना। अर्थात व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके रचना को स्पष्ट करता है। व्याकरण का अर्थ। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने एवं बोलने का ज्ञान कराता है। कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण होती है, और उस व्याकरण में उस भाषा से संबंधित शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान करने वाला साधन ही व्याकरण है। तो व्याकरण के अंग। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो मूल ध्वनि होती है उस ध्वनियों के लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, और वर्णों के मेल से शब्द बनता है और पद बनता है, और इन्हीं से वाक्य निर्माण होता है। तो ये 4 प्रकार की बातें आ गई। अतः व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। सबसे पहले वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द का निर्माण प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति एवं रचना आदि के साथ
शब्द के प्रकार का उल्लेख होता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसके भेद, उसकी उत्पत्ति, उसकी रचना, ये शब्द शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। फिर है पद विचार। पद से, शब्द से पद निर्माण एवं पद के विभिन्न रूपों का वर्णन होता है। फिर है 4 नंबर वाक्य विचार। इसमें वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा वाक्य निर्माण होता है। तो ये सब व्यावहारिक व्याकरण के पार्ट 2 व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा और व्याकरण के अंग। इसके बाद व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना चैप्टर 1 के भाग 3 या पार्ट 3 लिपि के बारे में जानेंगे। भाषा, व्याकरण और लिपि तीनों एक दूसरे पर आधारित है या तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो अब देखते हैं तीसरा पार्ट लिपि। जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता हुई तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। भाषा, हमने जाना भाषा के बारे में कि भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। तो प्राचीन समय में मनुष्य सिर्फ लिखित भाषा, सिर्फ मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता था, लेकिन जब भाषा को लिखित रूप देने की आवश्यकता हुई तो मुख से निकली हुई ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए और यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो लिपि की परिभाषा इस प्रकार है कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। मुख से निकली हुई ध्वनि के लिखित संकेत ही लिपि कहलाते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे अलग अलग भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो ये प्रत्येक भाषा अपनी अपनी लिपि के अनुसार लिखी जाती है। उनके लिखने का तरीका, उनके चिन्ह सब अलग अलग होते हैं। अब देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाओं में जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, इसके अलावा मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि के बारे में हमने जाना कि मुख से निकली हुई ध्वनियों को अंकित रूप देना या लिखित रूप देना, और लिखित रूप से जो चिन्ह बनते हैं उसी चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो प्राचीन समय में भारत में 2 लिपियां थी, एक का नाम था ब्राइल लिपि और दूसरे का नाम था खरोष्टी लिपि। इसमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। वर्तमान में जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ। अब इस देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखिए। अलग अलग लिपि की विशेषता भी अलग अलग होती है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता है नंबर 1, ये लिपि या इस लिपि को लिखने का तरीका बाएं से दाएं और
अर्थात बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है ये लिपि। दूसरी विशेषता है ये उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है, जैसा उच्चारण होता है वैसे ही ये लिखी जाती है। तीसरी विशेषता है संपूर्ण लिपि समूह है। जितने भी इस लिपि में जो चिन्ह है वो स्वर और व्यंजन में विभक्त है, बंटे हुए। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। देवनागरी लिपि की खास विशेषता है कि इसकी ध्वनियों में संसार की कोई भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। छठा है उच्चरित वर्ण ही लिखे जाते हैं। और सातवीं विशेषता है अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए इस लिपि के अंतर्गत जो अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियाँ होती है उसके लिए अलग अलग या पृथक चिन्ह होते हैं। ये रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन, तो उसके बजाय ये देवनागरी लिपि है वो कम स्थान घेरती है। और अगली विशेषता है इस लिपि के अंतर्गत अक्षर सुंदर व सुडौल होते हैं तथा वर्ण गोलायों से युक्त होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। व्याकरण के पार्ट 1 व्यावहारिक व्याकरण और रचना के तीनों भाग भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में हमने जाना।